हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीटेट का जो आपका प्रीवियस ईयर में जो कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, तो उन सभी के हमने आज ईवीएस के क्वेश्चन रखे हैं। तो को पता चल सकेगा इससे कि जो आपका अभी आने वाला सीटेट का एग्जाम है, तो इसमें कैसे कैसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आप सभी को इससे पता चल पाएगा ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए, इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। कह रहा है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, या फिर पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो आपके पर्यावरण अध्ययन होती है, जो कि आपके क्लास 3 से लेकर के 5 तक का एक जो विषय क्षेत्र है, वो आपका पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की जो अवधारणा और मुद्दे हैं वो इसको संकलित करता है, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है और डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व उत्तम मात्रा में हों। कह रहा है कि विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सही विकल्प की, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के जो होता है वो आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपका जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की, तो विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका विटामिन डी की, तो विटामिन डी से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इसी के साथ ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि जो आपका रिकेट्स होता है वो हड्डियों की बीमारी होती है एक प्रकार से। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। कह रहा है कि समुदाय के सदस्य, परिवार के सदस्य, या फिर समाचार पत्र, या फिर कक्षा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प ए कह रहा है कि समुदाय के सदस्य, बिल्कुल ये बात सही है, और परिवार के सदस्य, इसी के साथ जो समाचार पत्र हैं आपके, ये पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन माना गया है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो विकल्प तीसरा आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी जो तीनों हैं ये आपके सही हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि आप जो नावों का यूज होता है वो यातायात के रूप में आप कहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि किस राज्य में देख सकते हैं। लद्दाख एवं कारगिल, दिल्ली एवं त्रिपुरा, सिक्किम एवं उड़ीसा, या फिर कश्मीर एवं केरल। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए, जहां पर हम नावों का यूज करते हैं यातायात के लिए, तो वो आपका केरल और कश्मीर में जो है वहां पर इनका यूज किया जाता है, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण संबंध पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ है, इसका चुनाव कीजिए। कह रहा है कि डरबन शिखर सम्मेलन, या फिर रामसर सम्मेलन, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जितने भी एक बार नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका मॉन्ट्रियल पड़ता कहाँ है, तो ये जो आपका मॉन्ट्रियल शहर है ये आपका कनाडा में पड़ता है। और वहीं बात करें अगर हम ये संधि कब हुई थी, तो ये जो इसकी संधि थी आपकी, ये 16 सितंबर
1987 को हुई थी। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित सीखने के लिए कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात, या फिर अमूर्त से मूर्त, या फिर वैश्विक से स्थानिक। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सही विकल्प की, तो इसका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? कह रहा है कि स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, मांस एवं मछली खाना, संरक्षित करना खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, दूध से बने पदार्थ का सेवन करना। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरती एक शिक्षिका है जो कि अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहती है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो वो कह रही है क्या छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, या फिर वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा, या फिर कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, या फिर कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सही विकल्प की, तो वह विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे समूह बना करके उनसे नेता चुनने के लिए कहेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सांप किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? क्या वो वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर करता है, या फिर वाद्य यंत्र की गति को देख करके करता है, या फिर वाद्य यंत्र के कंपन से करता है, या फिर वाद्य यंत्र को सूंघ करके करता है? तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे कि जो आपके सांप होते हैं वो वाद्य यंत्र के प्रति कैसी अनुक्रिया करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सही विकल्प की, तो देखिए जो आपके सांप होते हैं वो आपके वाद्य यंत्र के प्रति जो उनकी कंपन होती है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब आपका सपेरा जो है बीन बजाता है तो उसमें एक कंपन निकलती है, यानी कि जो ध्वनि होती है उसकी जो गूंज होती है, तो उसी को जो है वो सुन करके उसी के प्रति जो है वो अपनी अनुक्रिया करते हैं, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, वाद्य यंत्र के कंपन से। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। और आपको बताना है कि वह चिड़िया कौन सी है जो अब वर्तमान में आपकी नहीं दिखाई दे रही है, और उस चिड़िया की जागरूकता बढ़ाने के लिए अब आपका दिवस भी मनाया जाने लगा है। तो आपको उस दिवस के बारे में भी बताना है और साथ ही साथ उस पक्षी के बारे में भी बताना है कि वो कौन सा पक्षी है। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सही विकल्प की, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि जो गौरैया है आपकी, ये अब देखने को आपको नहीं मिलती है, क्योंकि इतना शहरीकरण ज़्यादा हो चुका है कि यह अब एक प्रकार से दुर्लभ हो चुकी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं गौरैया दिवस की, तो जो आपका गौरैया दिवस मनाया जाता है वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है आपका ये जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले सीटेट, है ना, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? कह रहा है क्या बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, या फिर बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या फिर शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, या फिर बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए, कह रहा है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है।
और वहीं बी कह रहा है कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये बात भी आपकी सही है। और वहीं सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रख करके सूचनाएं दर्ज करना, बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। और डी कह रहा है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, तो देखिए यहाँ पर केवल आ चुका है, तो देखिए ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल दे रखा है, तो इससे भी आप पहचान सकते थे, है ना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सही विकल्प की, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी चला जाएगा, यानी कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए आपको बच्चों के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी पक्षों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, ना कि आपको केवल जो उनके कुछ ही पक्ष होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो आपको बताना है कि यह है क्या, कि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू जिसे कहते हैं। तो आपको बताना है ये किस में है, पाठ्यक्रम में है, उप थीम में है, या फिर थीम में है, या फिर ये एक विषय वस्तु है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, तो ये आपकी जो है वो एक थीम है, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन समुचित कार्य नहीं है। कह रहा है कि दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, या फिर जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, पाठ्य में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। और एक बार जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक है ना। तो आपको इस टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और इसी के साथ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, मतलब कि कीटभक्षी पौधा जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सही आंसर की, तो जो इसका सही विकल्प जाएगा वो जाएगा आपका एजीरेटम, यानी कि विकल्प डी, जो कि आपका एक खरपतवार है। तो ये जो है आपका ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी जो आपके डायूनिया, सनडुबो या फिर नेपंथीज हैं, ये सारे ही आपके जो हैं ये कीटभक्षी पौधे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं नेपंथीज की, तो नेपंथीज आपका पाया कहाँ जाता है, तो ये आपका जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। और इसी के साथ इसका जो अन्य नाम है उसे आप घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपनी सुंदर सी महक निकाल करके, यानी कि जो उसकी मनमोहक खुशबू होती है उसमें जो कीट होते हैं वो धोखे से आकर के फंस जाते हैं, जिन्हें वो ग्रहण कर लेता है। तो देखिए इसके ग्रहण करने का एक कारण है, ये इसलिए इन कीटों को खाता है क्योंकि इसके जो है वो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है इससे, जिस वजह से नेपंथीज पौधा जो है वो छोटे छोटे कीड़ों को फंसा करके अपने भोजन के रूप में उसे ग्रहण करता है। तो आई होप मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आपको ये सभी समझ में आई होगी। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। कह रहा है कि छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, या फिर छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, या फिर छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही आंसर करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर देना, तो बिल्कुल छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, तो ये सही हो जाएगा आपका। वहीं छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। और कह रहा है कि छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, बिल्कुल ये भी है आपका। और छात्रों को संबोधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना, तो देखिए किसी भी चीज़ को
स्मरण यानी कि याद नहीं करना है, ना ही बच्चे को आपको रट्टाफिकेशन पे बल देना है, ना ही उसे किसी परिभाषा पे बल देना है। तो ये सब आपके जो है वो निगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से विकल्प पढ़ के तभी क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प जो आपका तीसरा है, यानी कि ए, बी और सी। देखिए, इसमें दो दो विकल्प आपके सही हो रखे हैं, तो आप चाहे 1 कर लीजिए या फिर 3 कर लीजिए, तो आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि हाथियों के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। कह रहा है कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, या फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, या फिर वयस्क हाथी जो होते हैं वो एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं, या फिर हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही विकल्प की, तो इसका जो विकल्प बी है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही है। बाकी दे रखा है इसमें हाथी 8 से 10 घंटे सोता है, तो नहीं, हाथी 8 से 10 घंटे नहीं सोता है। और कह रहा है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। एक जो वयस्क हाथी होता है आपका, वो भोजन के रूप में 1 क्विंटल से अधिक झाड़ियाँ या फिर पत्तियाँ खा लेते हैं। और वहीं बात करें अगर हम हाथियों के झुंड की, तो इनके झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। इसी के साथ आपको ये भी क्लियर कर लेना है। बात करते हैं अगर हम इस क्वेश्चन के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो बताइए ये कहाँ खाया जाता है आपका। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या फिर उड़ीसा। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि केरल। देखिए, अगर हम बात करते हैं टैपियोका की, तो पहली चीज़ तो ये जान लेना चाहिए आपको कि टैपियोका को और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, टैपियोका को आपका कसावा के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के साथ जो आपका कप्पा होता है वो इस नाम से भी आपका जो है वो टैपियोका जाना जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, अब 2 जीव संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, तो उनमें से एक जीव को फायदा हो जाता है लेकिन जो दूसरा वाला होता है उसको नुकसान हो जाता है। तो बताइए ये किस प्रकार का संबंध दर्शाएगा। क्या ये परिजीविता होगा, या फिर ये सोजिता होगा, या फिर ये सहजीविता होगा, या फिर ये सहोपकारिता होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि परिजीविता। अगला क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं आपके। बताइए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो जो आपका चील, गिद्ध और बाज होते हैं ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यानी कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कक्षा 2 से 5 तक की ईवीएस एक विषय रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। कह रहा है कि एनसीएफ 1986, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2007 या फिर एनसीएफ 2005। बताइए सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, एनसीएफ 2005। अगला है पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कविताएं या फिर किताब। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इसी के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सही विकल्प की, तो जो आपका कह रहा है कि समुदाय के सदस्य, तो बिल्कुल देखिए आपकी ये बात एकदम सही है। समुदाय के जो सदस्य होते हैं आपके, वो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ जो शिक्षक होते हैं उनके अतिरिक्त ही वो ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन माना गया है। और इसी के साथ जो आपका समाचार पत्र है ये भी आपका सही है, लेकिन जो आपकी किताबें और कविताएं हैं ये आपकी नहीं होंगी, यानी कि विकल्प तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। अगला क्वेश्चन है ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि जो ईवीएस संक्षेपण है वो किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि इन्वायरमेंटल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल स्केल या फिर इन्वायरमेंटल सोर्सेज या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं ईवीएस संक्षेपण यानी कि इसके फुल फॉर्म की, तो इसका जो मतलब होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य के बच्चे स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं? कह रहा है क्या राजस्थान के लोग करते हैं या फिर गुजरात के लोग करते हैं या फिर उड़ीसा के लोग करते हैं या फिर मिजोरम के लोग करते हैं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प जो ए है आपका, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान राज्य के जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? सृजनात्मक लेखन, वर्गीकरण, विश्लेषण या फिर साझा करना और एक साथ काम करना। सभी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के सही विकल्प की, तो इसमें जो ईवीएस के मूल्यांकन में जो सामाजिक कौशल का सूचक है आपका, वो होता है साझा करना और सभी को एक साथ लेकर के काम करना, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है प्राथमिक लेवल पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा है आपसे। इस चीज को आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, उद्देश्य नहीं पूछा है आपसे। तो कह रहा है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए, या फिर शिक्षा कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्राथमिक लेवल पे जो आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो वो होगा आपका विकल्प डी, यानी कि शिक्षक जो है वो कक्षा में कड़े अनुशासन का कभी भी प्रयोग नहीं करेगा। तो इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वहीं क्लास में जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। इससे जो बच्चा होता है वो आपका काफ़ी खुल करके बात करेगा और काफ़ी खुल करके चीज़ों को सीखेगा। और वहीं बच्चे को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। और वहीं कक्षा में जो होने वाला अधिगम है वो विद्यालय के साथ साथ जो आपका बाहरी परिवेश है उन सबको लेकर के आपको ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए और उन्हीं चीज़ों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका स्कूल और जो बाहरी परिवेश है इनसे बच्चा चीज़ों को कनेक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो अधिगम कर पाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पत्थर या लकड़ी के घर मुख्यतः किस इलाके में बनाए जाते हैं? कह रहा है कि सुनसान इलाके में, पहाड़ी इलाके में या फिर खंजर इलाके में, या विकल्प डी कह रहा है आपसे कि इनमें से सभी।
सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपके पत्थर और लकड़ी के जो घर पाए जाते हैं आपके, वो आपके पहाड़ी इलाकों पर यहाँ पर जो है लोग वो घर बना करके रहते हैं, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त कथन क्या इंगित करता है। कह रहा है कि सीखने का प्रयोग, सीखने का उद्देश्य, सीखने की प्रक्रिया या फिर सीखने की दक्षता। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना, ये कथन आपके क्या इंगित करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सही विकल्प की, तो जो आपके रंग के आधार पर जो पशुओं को वर्गीकृत कर रहा है, ये कथन जो है आपका वो सीखने के उद्देश्य को इंगित कर रहा है, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डोंगा किस राज्य में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। आपको बताना है कि जो डोंगा नाव है वो किस राज्य में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए इसी के साथ अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि चंगपा जनजाति के लोग याक के बालों से बने टेंट को क्या कहते हैं। कह रहा है कि रेबो कहते हैं, लेखा कहते हैं या फिर सीट कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के राइट आंसर की, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि रेबो। चलिए आज का अपना हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्यों डालती है वो फिटकरी। कह रहा है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या फिर पानी को रंगहीन करने के लिए। बताइए सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कि जो रेखा की माँ है वो रोजाना से जो तालाब से जो पानी लेकर आती है उसके अंदर फिटकरी क्यों डालती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वो क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से जड़ों का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, या फिर भोजन भंडारण संचित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।